जी टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज और उम्रा करने वाले ज़ायरीन होशियार रहें। किसी भी टूर ऑपरेटर को पेशगी रकम अदा न करें। हज और उम्रे के सिलसिले में अभी कोई हिदायत जारी नहीं हुई है। बेंगलुरु में कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन ने ये अपील जारी की है। वाज़ेह है कि चंद एक मकामात पर हज और उम्रे के लिए एडवांस बुकिंग करने की इत्तलात मिल रही हैं। निजी टूर ऑपरेटर्स की तंजीम का कहना है कि कोरोना वबा की वजह से अब तक वाज़ेह पॉलिसी जारी नहीं हुई है। हमने और तमाम रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स जो अपने एसोसिएशन के अंडर में आते हैं उन सबको यही डायरेक्शन दिया है कि आप पैसा मत लीजिए, आप बुकिंग मत कीजिए जब तक कि ये पॉलिसी आ जाए। ठोस पॉलिसी आने के बाद ही आप बुकिंग कीजिए। और तमाम हुज्जाज को भी हमारी यही दरख्वास्त है कि आप जाके कहीं पैसा देके मत फंसिए। आप जब तक कि इसको सही आप जान लें क्या है क्या नहीं है, देख के ही बाद में अपनी बुकिंग दें। उससे पहले आप पैसा ले जाके मत फंसाइए किसी भी तरह। रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर तो लेंगे नहीं, जो अनरजिस्टर्ड है जाके आपको पता ही है, जो अनरजिस्टर्ड जाके पैसा ले लेते हैं, हम लेके जाएंगे हज को करके, ऐसा आप ले जाके मत दीजिए पैसा किसी को। नहीं, प्राइवेट के इसमें जब कोटा देंगे सऊदी गवर्नमेंट, तब जाके इंडियन गवर्नमेंट जाके एग्रीमेंट करेगी, बाइलैटरल एग्रीमेंट। जब एक बार बाइलैटरल एग्रीमेंट होगा सऊदी के साथ, उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को कितना है। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का कोटा दे रहे हैं तो करीब 60,000 तक हज कमेटी को जाएगा और करीब 35 to 40,000 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को आएगा कोटा। तो इसके हिसाब से अब जितने टूर्स अपने रजिस्टर्ड टूर्स ऑपरेटर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे गवर्नमेंट से। अभी तो उम्रा के लिए भी परमिशन नहीं है और हज के लिए भी परमिशन नहीं है। उम्रा का परमिशन भी अभी वीज़ा 1 हफ्ते 10 दिन पहले कुछ खोले थे, 10, 15, 20 वीज़े लगने के बाद स्टॉप कर दिया। उम्रा वीज़ा भी बिल्कुल बंद है। और कल से तो जो मुल्कों से फ़्लाइट आ रही थी यूके वगैरह से, वो भी बंद कर दिए गए हैं। अब कोई भी सूरत से ना उम्रे का काम है ना हज का काम है। इसके इंतज़ार करें, आगे जो भी हुकूमत की जानिब से अहकामात आएंगे वो हम लोगों आप तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। ये जो कुछ लोग जो हैं ट्रैवल्स वाले बुकिंग का ये कर रहे हैं, इसमें अक्सर बेशतर मैंने नाम भी पूछे कौन टूर क्या है बोले, तो कोई रजिस्टर्ड टूर वाला तो जाके बुक नहीं कर रहा है। ये ऐसे जो एजेंट्स वगैरह रहते हैं गाँव में, देहातों में, या हमारे शहर में भी बहुत सारे हैं, इसमें से कोई लोग गए होंगे। बराए करम उन लोगों की बातों में ना आए। आप जब चाहे कर्नाटक स्टेट एसोसिएशन के जिम्मेदारों से रब्ता करें, आपकी सही रहबरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मारूफ आलिम दीन व मुफक्किर इस्लाम मौलाना कल्ब सादिक मरहूम के चहलुम के मौके पर लखनऊ में मौलाना की खिदमात का एतराफ़ किया गया। साथ ही उनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने और बिलखुसूस तालीमी तहरीकात को मुकम्मल करने का अहद किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। मौलाना कल्ब सादिक मरहूम का चहलुम। इमाम बाड़ा गफरान माब में मजलिस व मुज़ाकरे का एहतिमाम। इधर भी देख जरा कुल मन रहे आफान, हर एक शय को फना है मगर मुख्तलिफ मकतब फिक्र की अहम शख्सियात ने की शिरकत। इंसान थे कभी मगर अब खाक हो गए, ले जमीन हम तेरी खुराक हो गए, और रखते हैं हमको चाहने वाले संभाल के, हम नन्हे रोजादार की मिसबाक हो गए। मौलाना कल्ब सादिक की खिदमात का एतराफ। मौलाना के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने का अहद। मौलाना कल्ब सादिक इंसानियत के अलमबरदार थे। इत्तेहाद के हामियों में थे मौलाना कल्ब सादिक। मौलाना कल्ब सादिक के चहलुम के सोगवार मौके पर लखनऊ के इमाम बाड़ा गफरान माब में मुख्तलिफ मज़ाहिब, मकातिब, मसालिक, नजरियात के लोगों ने अकीदत और एहतराम के साथ जिस वालहाना जज्बे के साथ शिरकत की, इससे एक बार फिर ये अंदाजा हुआ कि मौलाना कल्ब सादिक की खिदमात का दायरा कितना वसी, रोशन और अहम था। बात चाहे मौलाना की तालीमी खिदमात की हो, दीनी खिदमात की, या फिर इत्तेहाद के पस मंजर में मिली व समाजी खिदमात की, मौलाना का कोई सानी, कोई नेमल बदल नहीं। तालीम से कौम को मालामाल करना और उसको सजाना और नई नस्ल की तामीर करना। तीसरे, इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब,
इन तीनों चीज़ों को लेकर मौलाना ने जो अपनी तहरीक तकरीबन 40 से 45 साल पहले शुरू की थी, वो जो कहते थे उसी पे अडिग रहते थे, उसमें उनके यहाँ इस्तक़लाल पाया जाता था, और उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी तहरीक को आगे बढ़ाया। इसी वजह से उनको अप्रिशिएट किया जाता है। हज़रत मौलाना ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के सिलसिले में जो कोशिशें की, उसके नताइज खुद शहर लखनऊ में पूरे मुल्क में नुमायाँ हैं। हज़रत मौलाना के लिए खराज अक़ीदत यही है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि वक्त की पाबंदी की जाए, और अमलन उन्होंने इसको करके दिखाया। मौलाना से मिल्लत इस्लामिया उतना फ़ायदा नहीं उठा सकी जितने ख़जाने उनके साथ चले गए। अगर मौलाना हज़रत मौलाना से लोग फ़ायदा उठाना चाहते तो शायद यूनिटी जैसा कॉलेज हिंदुस्तान के हर शहर में बनाया जा सकता था। अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे। उलमा व दानिश्वर मानते हैं कि मौलाना की रहलत से उम्मत मुस्लिमा एक बार फिर एहसास यतीमी से दो चार हुई है। हकीमुल मिल्लत की रहलत एक ऐसा खसारा है जिसकी तलाफी नामुमकिन है, और एक ऐसा खला है जो कभी पुर नहीं किया जा सकेगा। इस वक्त जो खला हुआ है कौम और उम्मत के दरमियान, ये वो खला है जिसका पुर होना एक लंबी मुद्दत चाहता है। परवरदिगार से दुआ है कि हम सिर्फ उनकी याद में बैठ कर के उनका गम मनाने के बजाय उनके मिशन को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, इसलिए कि बहरहाल मौलाना मरहूम ने एक अजीम मिशन हम सब के कांधों पर छोड़ा है। मैं समझता हूँ कि सच्ची खराज अक़ीदत यही होगा कि उनके बताए हुए काम पे या उनके बताए हुए जो उन्होंने पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया और एकजहती के पैगाम दिया, हिंदू मुस्लिम एकता की बात उन्होंने की, शिया सुन्नी को एकजुट रहने की बात की। मैं समझता एक बहुत बड़ा मिसाल कायम करके वो इस दुनिया से गुजर गए। और आज के दौर में एक बहुत बड़ा पैगाम है, और हम सबको उनके बताए हुए जो पैगाम पर अमल करना चाहिए। चहलम की मजलिस को मारूफ आलिम दीन मुफक्किर इस्लाम सैयद अकीलुल गरबी ने अपने मखसूस अंदाज में खिताब करते हुए इल्म और हिकमत के हवाले से मानखेज नुकात बयान किए। साथ ही इस मौके पर मुख्तलिफ शोबाए हयात की मुमताज और अहम शख्सियात ने इजहार किया। आयतुल्लाह अकीलुल गरबी की मजलिस से कब्ल मुनव्वर राना और काजिम जरूली समेत कई अहम शोरा ने पेशखानी की सादत भी हासिल की। लोगों का यही मानना है कि मौलाना को सच्चा खराज अक़ीदत यही है कि उन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर दिया जाए जो मौलाना की रहलत के सबब अधूरे रह गए हैं। उन तमाम मंसूबों को पूरा किया जाए जिनको मौलाना पूरा करना चाहते थे। बिलखुसूस तालीमी हवाले से मौलाना का वो मिशन, वो तहरीक जिसे उन्होंने एक ज़माने पहले शुरू किया था, वो जारी रहनी चाहिए। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मसालिक, नज़रियात और मकातिब के लोग मौजूद हैं, और सब यही कहते हैं कि मौलाना ने जिस मिशन को अधूरा छोड़ा है उसे हम लोग पूरा करेंगे, और यही सच्चा खराज अक़ीदत है, यही ताज़ियत है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर। मारूफ नक्काद और मुहक्किक पद्मश्री प्रोफेसर शम्सुर रहमान फारूकी के इंतकाल से झारखंड के अदबी हलकों में भी गम का माहौल है। आज रांची के मौलाना आज़ाद स्टडी सर्कल में शम्सुर रहमान फारूकी की याद में ताज़ियती नशस्त का अहतमाम किया गया। इस मौके पर उर्दू अदब के ताल्लुक से मरहूम शम्सुर रहमान फारूकी की ग्रां क़द्र खिदमात को याद किया गया। के जाने से अदब को, ख़ासकर उर्दू अदब को और बर्र सग़ीर को बहुत बड़ा ख़सारा हुआ है। उसकी वजह यह है कि उनके जो डिस्कोर्स थे या जो नैरेटिव उन्होंने कायम किया उर्दू अदब में, वो एक अलग अहमियत रखता है। साथ ही साथ उन्होंने दूसरे अदब से, जैसे वेस्टर्न थियरी को या फिर रशियन अदब हो या यूरोपियन अदब हो, इन अदब को पढ़ने के बाद उर्दू में उसका बहुत बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया और उर्दू को एक नई राह पे लेकर गए। फारूकी साहब बहुत पढ़े लिखे और उर्दू के पहले शख्स है जो सबसे ज़्यादा पढ़े, बहुत रीडिश पर्सनालिटी उनकी रही है। और शायरी के हवाले से जो उन्होंने बात कही है कि शायरी में इबहाम भी होनी चाहिए और शायरी में अलामतों, तजरीदों और
इस तरह की चीज़ों का इशारों का इस्तेमाल होनी चाहिए। दूसरी तरफ फारूकी ही वाहिद शख्स है जिनकी नस्र एकदम सादगी लिए हुई है और नस्र में तहजीब की तर्जुमानी भी होती है और तारीख़ अदब की भी तर्जुमानी होती है। वो जदीदियत के पहले सबसे बड़े नक्काद रहे हैं, इसलिए उर्दू में जो मॉडर्निज़म की एक स्पेसिफिक थ्योरी है उसके मुजद्दिद शमशुर रहमान फारूकी हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी मिर्च जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। कोरोना मर्ज से सेहतयाब खातून कुछ अरसे बाद मुज़र असरात में मुब्तला पाई गई। डॉक्टरों ने बरवक्त मर्ज की तशखीस करके मुतासरा को बचा लिया। डॉक्टरों के मुताबिक हमारे मुल्क में ये अपनी नौइयत का अव्वलीन मामला है जिसमें कोरोना से सेहतयाब होने के बाद खातून के पूरे जिस्म में पानी भर गया। इस खातून का औरंगाबाद के हिजगौर अस्पताल में इलाज किया गया। 3 मरतबा सर्जरी करने के बाद डॉक्टरों का कहना है कि अब मुतासरा खतरे से बाहर है। मुतासरा हिजगौर अस्पताल में 22 दिनों तक ज़ेरे इलाज रही, अब उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरी कमर में दर्द हो रही थी और पच हो गया था मेरे शरीर में। सब सर लोगों ने मेरा पच निकाल दिया, मुझे एकदम फ्रेश लग रहा और अच्छा लग रहा। क्या क्या दर्द हो रहा है आपको? चलने में, उठने में और सोने में, बैठने में भी तकलीफ होती थी। तो हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि कुछ जांचें उनकी करना है, जिसमें से एक जांच कोविड की भी थी। तो बाकी सारी जांचें इनकी निगेटिव आई। जब हमने कोविड एंटीजन टेस्ट किया तो वो भी इनका निगेटिव आया और कोविड एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव करने के बाद वो पॉजिटिव आया। मगर ऐसा पिछले कभी हुआ नहीं है, तो हमारे डाउट्स ऐसे हुए कि ऐसा कभी हो सकता है क्या कोविड में। इसलिए हमने ग्लोबल लिटरेचर यानी हमने ढूंढना शुरू किया कि ऐसी कोई केस हुई है वर्ल्ड में कि कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव होने के बाद या कोविड होने के कारण पेशेंट को ऐसा हो सकता है। जब हमने लिटरेचर सर्च किया तो हमें जर्मनी में 6 केसेस ऐसे मिली जिनको मार्च से लेके मई तक कोविड हो चुका था, इधर कोविड था या कोविड हो चुका था, उनको ऐसा रीढ़ की हड्डी में मवाद होने की शिकायत हुई थी। तो इसीलिए ये पेशेंट वो 6 केसेस थे और हमें लगता है कि एक 7वीं केस है। बहुत रेयर है, कॉमन नहीं है ये। दिस इज द फर्स्ट प्रेजेंटेशन, ऐसा पहली बार हुआ है, ये पहला केस हमारे। कर्नूल रुकन असम्बली हफीज़ खान को हुकूमत आंध्र प्रदेश ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। हफीज़ खान को मशरक़ी ममालिक का खुसूसी नुमाइंदा मुंतखब किया गया है। रुकन असम्बली हफीज़ खान ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। कर्नूल के YCP लीडरों और कारकुनों ने उन्हें मुबारकबाद दी। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए हफीज़ खान ने बताया कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वो पूरा करेंगे, कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब मेरे ऊपर भरोसा करके एडिशनल स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर मिडल ईस्ट एंड फार ईस्ट कंट्रीज के वास्ते फॉर बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड टूरिज़म
اور سب قسم سے جو ہے آندھرا پردیش اسٹیٹ میں اور یہ کنٹریز کے بیچ میں تعلقات بڑھانے کے لیے یہ پوسٹ دیے ہیں، اس کا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آنے والے دنوں میں یہ سب کنٹریز سے جو ہے ہمارے آندھرا پردیش اسٹیٹ میں کس طریقے سے ان کا انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے، یا ہمارے بچوں کو ان کے کنٹریز میں کس طریقے سے جابز دلا سکتے، یا ہمارے اور ان کے کنٹریز میں اور ہمارے اسٹیٹ کے بیچ میں کیا قسم سے جو ہے ریلیشن شپ ہم لوگ بڑھا سکتے ہیں بول کر اس کے اوپر کام کرنے والے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کا سب کا ساتھ رہا تو ضرور آندھرا پردیش اسٹیٹ کی بھلائی کے واسطے کام کر کے بتائیں. آندھرا پردیش اسٹیٹ کے ساتھ اسپیشلی ہماری خواہش تو رہیں گی کہ کرنول میں کوئی نہ کوئی ہم انڈسٹری لے کے آ سکیں، یا اسکل ڈیولپمنٹ کا کوئی جاب کریشن کر سکیں، چاہے وہ انڈیا میں رہن دو، آندھرا پردیش میں رہن دو، یا جو ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں رہن دو. اور جاب کریشن اور انویسٹمنٹس جو ہے یہ میرا فوکس رہیں گا. انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا اس کے واسطے. نواب مرزا اسد اللہ خان غالب، بہادر نظام جنگ. ہندوستان نے دنیا کو اردو جیسی عظیم زبان دی تو اردو نے ہمیں غالب دیا، جس کی عظمت کے سامنے دنیا ادب کی بڑی بڑی عظمتیں سر جھکاتی ہیں. میر اور نذیر کے وطن مالوف اکبر آباد اور آگرہ سے ابھرنے والا یہ ستارہ جب دہلی میں مقیم ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سخن پر چھا گیا. آج دنیا شعر و سخن کی عظیم شخصیت مرزا غالب کا 223واں یوم ولادت ہے. اس موقع پر خراج تحسین و عقیدت کے طور پر پیش ہے ایک مختصر سا غالب نامہ، جس میں اردو کے اس نابغہ روزگار فلسفی شاعر اور بہترین نثر نگار کی ہستی کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. 27 دسمبر 1797 کو اکبر آباد میں مرزا غالب مرزا عبداللہ بیگ کے گھر پیدا ہوئے. فرزند کا نام اسد اللہ بیگ رکھا گیا. اسد اللہ کم عمر کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا. چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی، مگر جلد ہی وہ بھی فوت ہو گئے. 13 برس کی عمر میں مرزا الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے ان کی شادی ہو گئی، جس کے بعد یہ خاندان آگرہ چھوڑ کر دہلی آن بسا. مگر مالی مشکلات اور غموں نے اسد اللہ بیگ کا پیچھا نہ چھوڑا، جو پہلے اسد اور اب غالب کے تخلص سے شعر کہنے لگے تھے. شاعری میں غالب نے معتقد میر ہونے کے باوجود اپنی راہ الگ نکالی. مرزا بیدل کی شاعری سے ان کی ذہنی قربت بھی تھی. کہنے کو غالب تو تھے فارسی کے شاعر، لیکن شہرت اور عظمت انہیں اردو شاعری سے ہی ملی. ان کے شعری دیوان کے لاتعداد ایڈیشن آج تک چھپ چکے ہیں، جن میں کچھ غالب کی زندگی میں ہی چھپ گئے تھے. غالب کا دوسرا بڑا کمال یہ ہے کہ وہ جدید اردو نثر اور نثر میں طنز و ظرافت کے بنیاد گزار تھے. ان کے لکھے ہوئے خطوط اردو نثر کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. غالب اپنی نثر کی خوبیوں سے واقف تھے، چنانچہ ان خطوط کا ایک انتخاب انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مرتب کر لیا تھا. وہ اسے کتابی شکل میں نہ دیکھ سکے. اس کے چھپنے سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ہی 15 فروری 1869 کو غالب کا انتقال ہو گیا. 19ویں صدی کے ہندوستان کا غالب آج پوری دنیا کا غالب بن چکا ہے. 20ویں صدی میں ان کا کلام دنیا کی تمام اہم زبانوں میں ترجمہ ہو گیا. سہراب مودی نے ان کی زندگی پر ایک خوبصورت فلم بنائی، جسے ہندوستانی فلموں کا پہلا نیشنل ایوارڈ ملا. زندگی سے مایوس خدا سے شکوہ کرتا آ رہا تھا. پلا دے اوک سے ساقی جو ہم سے نفرت ہے، پیالہ اگر نہیں دیتا نہ دے، شراب تو دے. گلزار نے ایک ٹی وی سیریل بنایا جس نے نوجوان نسل کو غالب کا دیوانہ بنا دیا. اندر ہے کیا بیگم؟ کچھ خالی بوتلیں، کچھ شکستہ پیالے، بس. باہر پھینکوا دو انہیں. گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے. رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. اور اب 21ویں صدی میں بھی غالب کی مقبولیت کا یہ سفر اسی طرح جاری ہے.
हैं और भी दुनिया में खबर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को उनकी 223वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है। दिल्ली में जश्न अदब और ऐवान गालिब की जानिब से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कोरोना प्रोटोकॉल को मलहूज रखते हुए प्रोग्राम में मुतादिद अदीबों और दानिश्वरों ने शिरकत की। आज ही के दिन 223 साल पहले आगरा में एक शख्स का दुनिया में आया, उसका नाम रखा गया असदुल्ला खान। बाद में उनको मिर्ज़ा असदुल्ला खान नाम हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपना तखल्लुस शुरू में तो असद रखा, बाद में उन्होंने गालिब लिखा। गालिब से मुराद है सब पर गालिब हो। और ये नाम का इतना असर है कि आज के डेट में द मोस्ट सॉट आफ्टर, द मोस्ट जो अगर आप गूगल करेंगे तो सबसे ज़्यादा पढ़ा जिसके बारे में लोग जानबीन करते हैं वो गालिब हैं। टुडे ही इज़ द मोस्ट सॉट आफ्टर पोएट इन द वर्ल्ड। गालिब तो दायम है ही, गालिब का कलाम, गालिब का पूरा परसोना, जिस तरह से गालिब ने आज देखिए आज के दौर में गालिब हमको नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि उनके अशार जो है बिल्कुल राइज हैं और उस तरह से नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज के दौर के लिए, अहद हाजिर के लिए कहे गए। तो अहद हाजिर में जो कलाम, गालिब के कलाम की मानवीयत है, ये तो एक पहलू है। लेकिन गालिब का जो पूरा परसोना, गालिब एज ए शख्स जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी जी उस दौर में, जाहिर है कि उनका शेर है ना, जुल्मत कदे में मेरे शब गम का जोश है, एक शम्मा है दलील सहर सो खामोश है। तो अब देख लीजिए, अब आज के पस मंजर में लेके आइए तो यही नज़र आता है सब। हाँ, गालिब की मानवियत है और गालिब की मानवियत रहेगी, क्योंकि वो जालिम जो इंतखाब दे के गया है, बहुत छोटा सा इंतखाब है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके मासरीन ने ढेर लगा दिए कलाम के, 5-5, 6-6 मतलब दीवान हैं, हज़ारों की तादाद में अशार हैं। मगर ये आदमी ज़हीन था, जानता था कि इंतखाब ही चलेगा और बर वक्त उन्होंने, ज़ाहिर है कि उनका बड़ा काम तो फ़ारसी में है, लेकिन ज़बान को जिस तरह से उन्होंने सलासत की तरफ लाए और आसान किया, वो भी उस आदमी की सहानत कही जाएगी। जो मुर्दा दुनिया में जो आदमी ज़िंदा हो जाता है ना, वो हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाता है। तो गालिब जो है, हर आदमी हर दौर में 2-1 लोग होते हैं जो ज़िंदा होते हैं, बाकी सब तो अपने ऐसे ही आते हैं चले जाते हैं। मारूफ शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की आज 223वीं सालगिरह है। दिल्ली में गालिब के मज़ार पर अहले उर्दू ने गुलपोशी की और फातिहा पढ़ी। लेकिन इन सब के दरमियान हम आपको गालिब के मज़ार की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप ये ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने इस अजीम शायर को क्या दिया है। हजरत निजामुद्दीन बस्ती में वाक़ई ये मज़ार उस अजीम शायर का है जिसकी तूती उर्दू अदब से लेकर दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में बोलती है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के इस मज़ार की हालत देखिए। मज़ार गालिब के नाम से लगा पत्थर छुप सा गया है। दीवारों पर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के लिए चादर बेचने वाले लोगों का कब्जा है। भीड़ के बावजूद यहाँ सन्नाटा पसरा है। बात धरोहर की जाए तो मैं ऐसी पूरी एक फहरिस्त आपको सैकड़ों चीज़ों की और सैकड़ों अशखास की दे सकता हूँ कि जिसका सिर्फ सियासी वजूहात की बिना पर जिसकी कोई परवाह नहीं करती है हुकूमत, और कोई हुकूमत नहीं करती। गालिब बैरूनी ममालिक में भी उतने ही मकबूल हैं जितना भारत में। दर्द दिल हो या अध्यात्म, गालिब के परस्तार हर जगह हैं। मेरे लिए गालिब जो है वो एक दुआब, एक संगम की तरह है, जहाँ पर रूमानियत, रूहानियत यानी आध्यात्म और प्रेम, जो सांसारिक प्रेम है, दोनों का मिलाप होता है। तो गालिब को पढ़ने का मज़ा ये है कि आप गालिब के साथ दीन और दुनिया दोनों में एक साथ सफ़र कर सकते हैं। ये उनकी सबसे खूबसूरत बात है। गालिब को भारत रत्न देने की मांग भी होती रही है। इस मुद्दे पर गालिब एकेडमी के सेक्रेटरी अकील अहमद का कहना है कि गालिब भारत रत्न जैसे अवार्ड से काफी ऊपर हैं। गालिब ने जो जगह बनाई है दिलों में, वो किसी और को नहीं मिली है। वो भारत में नहीं मिला है, तो वो उसकी गालिब उससे भी ऊपर हैं। क्योंकि गालिब का जो मामला है कि भारत रत्न मिलता है, बहुत बड़ा एजाज़ है। मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता है तो गालिब का मतलब वो मुताजी उससे नहीं है। दरअसल गालिब के साथ नाइंसाफी की रिवायत नई नहीं है। अपने दौर में भी गालिब को शिकायत रही और इतनी शोहरत, इतनी अजमत के बाद भी हालात नहीं बदले हैं।
غالب نے کہا تھا بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ انداز بیاں کا یہ بڑا شاعر آج اپنی آرام گاہ میں سکون سے سو رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم دلی والوں نے آخر اس کو کتنا یاد رکھا ہے۔ کیمرامین گورو گری کے ساتھ خرم شہزاد، نیوز 18 دلی۔ اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی، آداب۔